गुप्त साम्राज्य में ढेर सारी बातें हो गई हैं। गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति चल रही है इस समय, और इस राजनीतिक स्थिति में हम लोगों ने श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त की राजनीतिक स्थिति को देख लिया है। और उसी क्रम में, इसी कड़ी में हम लोग आज चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देखें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का क्या योगदान रहा है गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विशेषकर इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय कम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के पुत्र हैं, और समुद्रगुप्त की जो पत्नी दत्त देवी, जिनका उल्लेख एरण अभिलेख में हुआ है, उनके अश्वरोही अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों पर भी उनका उल्लेख है, उन्हीं से उत्पन्न ये समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। और इन्हें कहा गया है कि गुप्त अभिलेखों में तत् परिगृहित, यानी समुद्रगुप्त द्वारा चुना हुआ, समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग शुरू करें चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त हैं, इनकी माता दत्त देवी हैं। इनकी एक पत्नी का नाम जो मिलता है वो आपकी कुबेर नागा। चंद्रगुप्त का जो शासन काल है यह 375 से 415 ईस्वी माना जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था वह आपका 350 से 375 ईस्वी के बीच था, और चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है यह 375 से 450 ईस्वी का शासनकाल है। आप देख चुके हैं कि समुद्रगुप्त ने ही एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, और उस साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने ही एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, और उसके बाद रामगुप्त कुछ दिनों के लिए शासक बने थे। वो चंद्रगुप्त के बड़े भाई हैं। तो रामगुप्त जब शासक बने थे तब साम्राज्य में कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों द्वारा। तो उस अव्यवस्था के काल में जो अधीनस्थ शासक हैं वो उनमें स्वतंत्र प्रवृत्ति आई होगी, स्वतंत्र होने की। तो उन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुनः अपने साम्राज्य को व्यवस्थित किया। जो शक्तियाँ अपना सिर उठा रही थीं उन्हें पुनः पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात इन्होंने जो समुद्रगुप्त द्वारा साम्राज्य अर्जित किया गया था वह साम्राज्य में कुछ अंश जोड़ा भी, यानी शकों वाला जो क्षेत्र है गुजरात और काठियावाड़ वाला, उस क्षेत्र को समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य में जोड़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य में जोड़ा भी। तो इनके विषय में जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं जानने के जो स्रोत हैं ये स्रोत इनके अभिलेख हैं। अभिलेख इनके अनेक हैं, जिसमें आपका मथुरा लेख है, उदयगिरी से 2 लेख हैं इनके, सांची लेख है। तो इस प्रकार इनके कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिससे इनके विषय में और इनके प्रशासन के विषय में और इनके साम्राज्य के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार इनके सिक्के हैं, सिक्कों से भी अनेक प्रकार के सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के और तांबे के सिक्के, तीनों प्रकार के सिक्के इनके हैं। स्वर्ण सिक्के भी हैं इनके, रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के पहली बार यही चलाते हैं गुप्त शासकों में, और तांबे के सिक्के भी हैं।
साथ में जो साहित्यिक उल्लेख है, तो साहित्यिक उल्लेख में इनकी बातें, अभिलेखों में कुछ अन्य गुप्त काल से भिन्न जो अभिलेख हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने रामगुप्त के संदर्भ में की थी, तो उनको भी यहाँ रख सकते हैं। संजन अभिलेख, काम्बे और सांगले, काम्बे और सांगले ये तीनों राष्ट्रकूटों के अभिलेख हैं। तो इन अभिलेखों में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख है। साहित्यिक में देखें तो इनके समय में जो लोग भी साहित्यिक विभूतियाँ बहुत थी, बराह मिहिर इनके काल में हैं, कालिदास हैं, अमर सिंह हैं, तो ऐसी ऐसी विभूतियाँ, शूद्रक हैं, बादशाहन हैं, ऐसी ऐसी विभूतियाँ इनके काल में हैं। तो साहित्यिक वो स्रोत हैं। साथ में आपके भोज के श्रृंगार प्रकाश, भोज के श्रृंगार प्रकाश से भी कुछ प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही आपका क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा जो लिखा था, उससे भी कुछ बातें पता लगती हैं। औचित्य विचार चर्चा, इस ग्रंथ से भी कुछ बातें इनके विषय में पता लगती हैं। इन अभिलेखों में एक और अभिलेख अगर आप जोड़ दें, तालगुंड अभिलेख, तो उसकी भी चर्चा यहाँ की जा सकती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। वैवाहिक संबंधों को एक तरह से राजनीतिक प्रयोग मगध साम्राज्य में बिंबिसार द्वारा ही किया जाता रहा है। बिंबिसार ने ही इसकी शुरुआत की थी और आगे के राजाओं ने भी इसका प्रयोग अपने अपने तरीके से किया है। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय भी उसका प्रयोग करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए वो निम्न राजवंशों के साथ हैं। वैवाहिक संबंध निम्न राजवंशों के साथ हैं। एक तो नाग वंशियों के साथ हैं, दूसरे आपके वाकाटक वंशियों के साथ हैं, वाकाटकों के साथ हैं, और तीसरे आपके कदम्बों के साथ हैं, कदम्बों के साथ हैं। ये नागवंशी आप देख ही चुके हैं कहाँ शासन करते थे। नागवंशी शासक जो है ये शासन करते थे आपका ग्वालियर, पद्मावती, ग्वालियर में और मथुरा वाले क्षेत्र में। नागवंशी शासकों के नाम का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में भी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी हुआ है। उसमें गणपति नाग और नागसेन नाम के दो शासकों का उल्लेख हुआ है। एक गणपति नाग आपके मथुरा के शासक माने जाते हैं और नागसेन ग्वालियर के शासक माने जाते हैं। वाकाटक ये महाराष्ट्र, आधुनिक महाराष्ट्र क्षेत्र पर शासन करते थे। कदम जो है आधुनिक कर्नाटक क्षेत्र पर शासन करते थे। इसी को कुंतल, प्राचीन साहित्य में कुंतल क्षेत्र बोला गया है। तो यहाँ ये शासन करते थे। इन तीनों राजवंशों के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय का वैवाहिक संबंध है। प्रकाश चंद्रा जी गुड इवनिंग, सरता जी गुड इवनिंग। तो इनके साथ वैवाहिक संबंध जो हैं, नागवंशियों के साथ जो वैवाहिक संबंध है, इसका उल्लेख प्रभावती गुप्ता जो इनकी पुत्री हैं, वाकाटक वंश में ब्याही गई हैं, उनके पूना ताम्रपत्र में यह कहा गया है। वो अपनी माता के विषय में बताती हैं कि हमारी माता नागकुल संभूता है, यानी नागकुल में उत्पन्न हुई थी, नागकुल में जन्म ली थी, नागवंश में उत्पन्न हुई थी। तो वो अपनी माता को, प्रभावती गुप्ता अपनी माता को क्या बताती हैं? प्रभावती गुप्ता पूना ताम्रपत्र में बताती हैं कि हमारी जो माता हैं, कौन माता? कुबेर नागा, कुबेर नागा, ये कहाँ उत्पन्न हुई हैं? नागकुल संभूता, नागकुल संभूता, यानी नागकुल में उत्पन्न हुई हैं, यानी नागकुल में उत्पन्न हुई हैं। ठीक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी है कुबेर नागा, वो नाग वंशीय कन्या है। तो नागवंश में इनका विवाह हुआ था। यूएन राय का मानना है, इतिहासकार यूएन राय कहते हैं कि यह विवाह
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय न हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले ही यह विवाह समुद्रगुप्त के कार्यकाल में ही हुआ था, क्योंकि जब चंद्रगुप्त राजा बने तब तक ये जो प्रभावती गुप्ता हैं ये वयस्क हो चुकी थी, और तभी चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद इनका विवाह वाकाटक वंश में करते हैं। तो यह बात तार्किक लगती भी है, क्योंकि तभी ये कुछ ही दिनों में यह विवाह संपन्न होता है। 410 के पहले ही यह विवाह संभवतः हुआ होगा। तो क्योंकि 410 में ये शकों को पराजित करते हैं, तो 410 ईस्वी के पहले ये विवाह हुआ होगा। तो ऐसे में यह विवाह जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी है कुबेर नागा, ये नागकुल की कन्या है, और यह विवाह एक मत है युवन राय का कि यह समुद्रगुप्त के कार्यकाल में हुआ होगा। दूसरा जो वंश है वाकाटक, यही जो प्रभावती गुप्ता हैं इन्हीं का विवाह, प्रभावती गुप्ता का विवाह कहाँ होता है? वाकाटक वंश के जो नरेश हैं, राजकुमार हैं रुद्रसेन द्वितीय, उनसे होता है। वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय से इनका विवाह होता है। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही रुद्रसेन का निधन हो गया। हालांकि इनके 2 पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। तो जब रुद्रसेन का निधन हो गया उसके बाद ये अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका बनी प्रभावती गुप्ता अपने 2 जो पुत्र हैं इनके दिवाकर सेन और दामोदर सेन, इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य की। दामोदर सेन। तीसरा जो वंश है कदम्ब वंश, इसके विषय में तालगुंड अभिलेख से यह पता लगता है, तालगुंड अभिलेख से यह पता लगता है, यह कदम्बों का अभिलेख है कि शक शासक जो है जो कदम शासक हैं, कौन? काकुत्स वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह गुप्त वंश में किया था। काकुत्स वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह गुप्त वंश में किया था, ऐसा तालगुंड अभिलेख में उल्लिखित है। तो यह विवाह किससे किया गया था? तो इतिहासकारों का मानना है कि यह विवाह काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह कुमार गुप्त के साथ किया था। कुमार गुप्त के साथ किया था, यानी यह विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त का विवाह कदम्ब वंश की कन्या के साथ हुआ था। कदम्ब वंश की राजकुमारी थी, काकुत्स वर्मन की कन्या थी। फिर 2 साहित्यिक साक्ष्य भी इस विवाह के संदर्भ में मिलते हैं। भोज का श्रृंगार प्रकाश, भोज का जो श्रृंगार प्रकाश है उसमें भी इस विवाह का उल्लेख है, और साथ में आपका जो क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा है उसमें भी इसका उल्लेख है। तो क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा और भोज के श्रृंगार प्रकाश में इस विवाह का उल्लेख हुआ है। तो आप भोज के श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। ठीक, इसमें एक और जोड़ें कि ना जोड़ें बताइएगा। दूसरा, क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा। बर्तनी पर भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, यहाँ दरअसल ये कलम फिसलती बहुत है, तो यहाँ बर्तनी अमूमन फिसल जाती है, लेकिन फिर भी क्षेमेंद्र ने क्या लिखा? क्षेमेंद्र कृत औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा। तो इन दोनों में उल्लेख हुआ है इस विवाह का। साथ में इसमें यह भी उल्लेख है कि चंद्रगुप्त ने अपना दूत, एक दूत मंडल
कदम्ब वंश में भेजा था। और दूतमंडल किसके नेतृत्व में गया था? कालिदास को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त ने कदम्ब राज्य में भेजा था, कुंतल प्रदेश में भेजा था। और जब कालिदास लौटे तो लौटकर चंद्रगुप्त द्वितीय को जो चीज़ बताते हैं, जो बात बताए, वो कहे कि वहाँ के जो शासक हैं काकुत्स्थवर्मन, वो भोग विलास में लिप्त हैं और सारा शासन आप पर छोड़कर वो भोग विलास में लिप्त है। ऐसा उन्होंने बताया था चंद्रगुप्त के से आकर दरबार में। यानी इसका मतलब ये है कि कदम्ब वंशी शासक जो विवाह हुआ, विवाह होने के बाद यहाँ चंद्रगुप्त का प्रभाव अधिक हो गया। अब वही बात है, एक कहानी होती है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो अब गुप्त राज वंश में विवाह हुआ है तो अब पड़ोसी शासकों से किस प्रकार का डर है। तो ये 3 विवाह जो हैं इनको ध्यान रखिएगा। अब इन 3 विवाहों को करने का उद्देश्य क्या था? एक राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य क्या है? ये जो नागवंशी शासक हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रामगुप्त जब शासक बने थे उस समय बड़ी अव्यवस्था थी, शकों से ये पराजित हुए थे और बड़ी असमंजस की स्थिति थी। वैसे में जो अधीनस्थ शासक हैं, अधीनस्थ शासक हमेशा स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो ये लोग भी स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति रखे होंगे। जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने तब इन्हें पुनः वो व्यवस्थित करना चाहते हैं। नागवंशी शासक जो हैं इन्हें समुद्रगुप्त पराजित कर चुके हैं, फिर भी ये एक शक्तिशाली स्थिति में है और चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हें के साथ मैत्री संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनका पूरा समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं कि भविष्य में भी इनकी तरफ से कोई व्यवधान न उपस्थित किया जाए। तो इस संदर्भ में वो नागों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा, ये जो वाकाटक वंशी शासक हैं, स्मिथ कहते हैं कि ये ऐसी भौगोलिक स्थिति में हैं कि कोई भी शासक अगर गुजरात और काठियावाड़ पर अधिकार अगर करना चाहे तो इनसे होकर ही जाएगा। ये उस शासक को जो गुजरात और काठियावाड़ पे अधिकार करना चाहता है, इधर का कोई शासक, उसे बहुत बड़ा लाभ भी पहुंचा सकने की स्थिति में है और बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकने की स्थिति में है। तो ऐसे में चंद्रगुप्त को शकों का पूर्णतया उन्मूलन करना था। तो चंद्रगुप्त ने शकों का पूर्णतया उन्मूलन, वो पहले ही शकाधिपति की हत्या तो कर ही चुके हैं, रुद्र सिंह तृतीय की। अब शकों का पूर्णतया उन्मूलन करना चाहते हैं और शकों का शासन इधर गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में है। इसके लिए आवश्यक है कि वाकाटकों का सहयोग प्राप्त किया जाए। वाकाटकों के सहयोग से इस क्षेत्र पर शकों का उन्मूलन आसानी से किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से संभवतः चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश, वाकाटक राजकुमार उस समय रुद्रसेन द्वितीय से किया। जब रुद्रसेन द्वितीय का निधन हो गया तब प्रभावती गुप्ता ही अपने दोनों अल्पवयस्क जो पुत्र हैं, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, उनकी संरक्षिका बनती हैं। और निश्चित रूप से इस समय प्रभावती गुप्ता का प्रभाव वाकाटक वंश पे सर्वाधिक है। ऐसे में वो अपने पिता की यथासंभव सहायता यहाँ की होंगी। तो इस तरह से उन्होंने शकों पर पूर्णतया अधिकार किया। और शकों पे अधिकार करने की बात, शकों से वैमनस्य कब से शुरू होता है? आपने देखा ही था, रामगुप्त वाली जो कहानी थी। तो उसके बाद शकों पे अधिकार करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि कभी भी ये गुप्त साम्राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं, विपत्ति का कारण बन सकते हैं। इसलिए इनका पूर्णतया उन्मूलन आवश्यक है। और दूसरी बात कि यह जो इन गुजरात और काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, इस पर अधिकार करने का एक आर्थिक लाभ भी है, क्योंकि सीधे सीधे पश्चिमी तट के ये जो बंदरगाह हैं यहाँ गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में, उन पर प्रत्यक्ष अधिकार हो जाएगा, तो व्यापारिक लाभ भी यहाँ से मिलेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर चंद्रगुप्त संभवतः वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किए होंगे।
कदम्ब शासक जो है कर्नाटक में एक अच्छी स्थिति में प्रारंभ से भी हैं। सातवाहनों के बाद इक्ष्वाकु जो चाटुष्कर्णी जो महाराष्ट्र और कुंतल क्षेत्र में शासन कर रहे थे, उनको पराजित करके कदम्बों ने अपना शासन स्थापित किया था और एक शक्तिशाली स्थिति में है। तो दक्षिण में हालांकि दक्षिणापथ का अभियान समुद्रगुप्त ने किया था, लेकिन दक्षिण में भी अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए इन्होंने कदम्बों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपना मित्र बना लिया। तो ये 3 वैवाहिक संबंध इनके हैं, इनको ध्यान रखिएगा उद्देश्यों के साथ। अब हम लोग चंद्रगुप्त की उपाधियां देखिए। शकों को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की होगी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का जो उपलक्ष्य होगा वह शकों को पराजित करने के पश्चात, यानी शकों को पराजित कर यह उपाधि इसने धारण की होगी। सहसांक इसका पर्यायवाची है, सहसांक इसी का पर्यायवाची है। तो यह भी उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनकी जो अन्य उपाधियां हैं, देव, देवराज, देवश्री, ये इनकी उपाधियां हैं। विक्रमादित्य, विक्रम, विक्रमांक, ये सब इनकी उपाधियां हैं। देव, देवराज, देवश्री, ये उपाधियां हैं। इस उपाधि का उल्लेख आपके सांची अभिलेख में हुआ है, जो इनका सांची का लेख है, आम्रकारदव का सांची अभिलेख में हुआ है। राजा धीराजश्री, यह भी इनकी एक उपाधि है और इस उपाधि का उल्लेख इनके उदयगिरी लेख में हुआ है, उदयगिरी लेख में हुआ है। नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र चंद्र भी इनकी एक उपाधि है और इसका उल्लेख सिंह निहंता जो इनके सिक्के हैं, सिंह निहंता इनके जो सिक्के हैं उस पर इसका प्रयोग किया गया है। साथ में इनकी परम भागवत सिक्कों पर यह उपाधि सभी सिक्कों पर लगभग मिलती है, परम भागवत। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां हैं। इन उपाधियों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये उपाधियां बार बार पूछी जाती हैं। ये देव, देवराज, विक्रमादित्य तो आप जानते ही हैं। विक्रमादित्य में जो पूछा जा सकता है वो ये कि कब इन्होंने ये उपाधि धारण की थी, किस उपलक्ष्य में धारण की थी। तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने धारण की थी। देव, देवराज, देवश्री जैसी उपाधियां भी ये धारण करते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख सांची अभिलेख में है। राजाधिराज श्री उदयगिरी लेख में है और नरेंद्र चंद इनके सिक्कों पर है। परम भागवत महाराजधिराज इनके सिक्कों पर है। कुंतल के लोग भी इन्हें कुछ कहते हैं। उज्जैनी पूर्वाधीश्वर या पाटली पूर्वाधीश्वर, ये भी इनकी उपाधि है। ये उपाधि कौन दिया है? कुंतल के लोगों ने इन्हें ये उपाधि दी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान रखें। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं, नहीं तो आगे चला जाए। चंद्रगुप्त एक ऐसे शासक हैं गुप्त वंश में जिनके विषय में साहित्यों में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं, इनके अभिलेखों में भी, और इन्हीं के आधार पर इतिहासकारों ने भी जो एक
दृश्य इनका उपस्थित किया है वह एक ऐसे शासक का है जो प्राचीन काल का जो स्वर्ण काल है उसका वह पूरी तरह से अधिकारी मालूम पड़ता है। तो यहाँ तक ठीक है। तो आगे चला जाए। इनके जो ये लेख हैं, उदयगिरी लेख है, सांची लेख है या आपके मथुरा लेख है, तो मथुरा चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे पहला जो लेख है यह मथुरा लेख है। यह सवाल पूछा जाता है बार बार कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम लेख, प्रथम अभिलेख कौन सा है? मथुरा लेख है, मथुरा लेख है। इस पर यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के 5वें वर्ष यह लेख जारी किया गया था। तो यह जो मथुरा लेख है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के 5वें वर्ष जारी हुआ था। अब गुप्त संवत में ये तिथि कब आएगी? 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू होता है और 319 से लेकर आपका 350 तक घटोत्कच का काल है, मतलब श्रीगुप्त और घटोत्कच का काल है, और 350 से 375 तक का काल आपका समुद्रगुप्त का है। तो 25 वर्ष इधर और उधर कितना हुआ? 319 से 375 वर्ष तक के काल को आप कितना काउंट करेंगे? 6 हुआ, और 375 में से 319 घटाना है ना, तो 375 में से 319 घटाएं, कितना हुआ? इसको घटाइए तो बताइए। 15, 9, 6 और 56 वर्ष। 56 वर्ष का शासनकाल हुआ, 5वें वर्ष जारी हो रहा है, तो 56 धन 5 बराबर 61। तो इस पर जो गुप्त संवत उल्लिखित है वो 61 गुप्त संवत उल्लिखित। दोनों तिथियां इस पर, दोनों चीजें दी गई हैं कि यह राजाभिषेक के 5वें वर्ष जारी किया गया, और वह कौन सा संवत था? 61 गुप्त संवत था। ठीक, तो यहाँ से गुप्त संवत के विषय में और इनके शासन काल के प्रारंभ होने के विषय में मथुरा जो अभिलेख है यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह अगर इनके शासन काल को निर्धारण में महत्वपूर्ण है तो इसलिए यह तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है मथुरा अभिलेख वाली। तो इस तिथि का ध्यान रखिएगा कि ये कब, इस पर कौन सी तिथि अंकित है और इनके किस शासन काल में यह जारी किया गया था। ठीक, अब हम लोग उदयगिरी से इनके 2 अभिलेख हैं। उदयगिरी से 2 अभिलेख हैं, ये पूर्वी मालवा वाला क्षेत्र है। एक अभिलेख इनके वहाँ के जो गवर्नर हैं या सामंत हैं, सनकानिक महाराज, तो एक सनकानिक महाराज का है, सनकानिक महाराज, और दूसरा जो है आपका इनके जो मंत्री हैं सांध्य विग्रहिक हैं वीरसेन, उनका है। तो एक उदयगिरी का लेख इनके सामंत या इस प्रांत के गवर्नर, मालवा प्रांत के सनकानिक महाराज का है, और दूसरा जो है वीरसेन का है। वीरसेन जो है इनके सांध्य विग्रहिक हैं और उदयगिरी लेख के यही लेखक भी हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं, वो भी सांध्य विग्रहिक हैं समुद्रगुप्त के, वैसे ये भी सांध्य विग्रहिक हैं। अमूमन ये विदेश मंत्री होता था आज के संदर्भ में देखें तो ये सांध्य विग्रहिक ये भी हैं। ये किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। ये शैव धर्म के समर्थक हैं। वहाँ उदयगिरी पहाड़ियों पर इन्होंने एक गुफा शैव धर्म से संबंधित बनवाई थी, तो उसी का उल्लेख हुआ है। इसमें वीरसेन कहते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो बताते हैं कि जो हमारे शासक हैं वह पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के विजय करने के उद्देश्य से यहाँ हम लोगों को लाए हैं।
यानी हमारे शासक जो है संपूर्ण पृथ्वी विजय, कीर्तस्तन पृथ्वी विजय, कृतस पृथ्वी जय के उद्देश्य से यहाँ लाए हैं हम लोगों को। यानी जो चंद्रगुप्त का उद्देश्य है इसी अभिलेख से स्पष्ट होता है। क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चंद्रगुप्त का उद्देश्य है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। समुद्रगुप्त का उद्देश्य क्या था? समुद्रगुप्त का उद्देश्य था धरणी बंध, पूरी धरती को बांध लेना। वही आशय वही है दोनों का, लेकिन वहाँ जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है वो धरणी बंध की शब्दावली प्रयोग की गई है और यहाँ कीर्तसन पृथ्वी जय की शब्दावली प्रयोग की गई है। इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। तो ये बताते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को के जीतने के उद्देश्य से यहाँ हम लोग सम्राट की सहायता के लिए आए हुए हैं, महाराज की या परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त की सहायता के लिए आए हुए हैं। एक लेख आपका सांची, यह भी पूर्वी मालवा क्षेत्र से है, यह सांची भी। यहाँ के महाविहार, सांची की बात आप देख चुके हैं, सांची में 3 स्तूप थे। तो ये जो बड़ा वाला स्तूप है यहीं एक महाविहार स्थापित था। तो वहाँ के महाविहार से एक लेख मिलता है और वह लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सेनापति हैं आम्रकारदव, इनका लेख मिलता है। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी एक ही समय में पूर्वी मालवा क्षेत्र में क्यों उपस्थित हुए थे? ऐसा क्या औचित्य था कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों की उपस्थिति एक ही समय एक ही क्षेत्र में है? यह उद्देश्य यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। ये कह रहे हैं वीरसेन की संपूर्ण पृथ्वी की विजय के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से पश्चिम में क्षेत्र में शकों का राज्य है, गुजरात और कठियावाड़ा। तो शकों की विजय के लिए ये लोग उपस्थित हुए हैं। शकों की विजय के लिए ये सभी उपस्थित हुए हैं और शकों की विजय ये करते हैं। तो इन अभिलेखों से शकों पर आक्रमण की भी बात स्पष्ट हो जाती है और इन अभिलेखों के कौन प्रयोगकर्ता हैं, कौन जारी करता है, वो भी ध्यान रखिए। ये जो आम्रकारदव हैं ये बौद्ध मतानुयायी हैं, महाविहार को दान देते हैं 25 दिनार, बौद्ध मतानुयायी हैं। महाविहार को ये 25 दिनार दान देते हैं। एक गांव भी इन्होंने दान दिया था। और ये क्या है? ये वीरसेन शैव मतानुयायी हैं, शैव मतानुयायी हैं। और चंद्रगुप्त क्या है? वो वैष्णव मतानुयायी है, परम भागवत की उपाधि धारण कर रहा है। तो चंद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करने से स्पष्ट है कि वह वैष्णव मतानुयायी है और वीरसेन शैव मतानुयायी हैं, आम्रकारदव बौद्ध मतानुयायी हैं। तो ये चीज़ें आपके चंद्रगुप्त के धार्मिक स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होंगी। तो यहाँ शकों को ये पराजित कर दिए। शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक। और लोगों ने इन्हें क्या कहा? शकारी कहा। शकारी यानी शकों के दुश्मन, शकों को मारने वाले शकारी। तो इनकी एक उपाधि आपकी लोक प्रचलन में जो है वो शकारी भी है, साहित्य में इन्हें शकार भी बोला गया। तो शकों को मारने के कारण ये शकारी बोले जाते हैं। अब शकों पे इन्होंने विजय की थी, इसका प्रमाण क्या क्या है? इसका प्रमाण तो आपने जो साहित्यिक उल्लेख देखा था रामगुप्त और चंद्रगुप्त के संदर्भ में, वो हैं। साथ में यहाँ इन्होंने इनको मारने के पश्चात जो शक इस क्षेत्र में चांदी के सिक्के प्रचलन किए थे, उसी प्रकार के सिक्कों को इस क्षेत्र में चलाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जारी किया था। कुछ सिक्कों पर रुद्र सिंह तृतीय के शक शासक के समय रुद्र सिंह तृतीय हैं, तो रुद्र सिंह तृतीय के कुछ सिक्के पुनरांकित भी हैं चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। ये जो सिक्के हैं लगभग 26.3 से 32 ग्रेन तक के चांदी के सिक्के ये हैं। तो इसी अनुकरण पर शकों के चांदी के सिक्कों के अनुकरण पर जारी किए गए कुछ सिक्के पुनरांकित भी हैं। तो निश्चित रूप से इस पर चंद्रगुप्त ने अधिकार किया था।
चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक है। चांदी का सिक्का जारी करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त शासक है। और ये सिक्के पूरे साम्राज्य में नहीं प्रचलित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये सिर्फ इसी क्षेत्र में, गुजरात, काठियावाड़ या पश्चिमी क्षेत्र में ही प्रचलित है। पूरे भारत में ये मध्य भारत में प्रचलित नहीं है। मध्य भारत में प्रचलित करने का श्रेय इन सिक्कों को कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। तो पहला प्रमाण तो ये सिक्के हैं। दूसरा प्रमाण इनका एक सिक्का है, सिंह निहंता प्रकार का स्वर्ण सिक्का। सिंह निहंता प्रकार का स्वर्ण सिक्का। सिंह सर्वाधिक इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। तो इससे भी यह प्रमाणित होता है कि ये शकों को पराजित करने के पश्चात इस प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ठीक, अब इन अभिलेखों के बाद हम लोग चंद्रगुप्त के अभिलेखों में विभिन्न पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। गुप्त प्रशासन के यही निर्माता माने जाते हैं। मौर्य प्रशासन के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं और गुप्त प्रशासन के निर्माता यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य माने जाते हैं। समुद्रगुप्त को इतना अवकाश नहीं मिला था। 25 वर्ष के शासनकाल में ढेर सारे वो युद्धों को करते हैं। 5-7 युद्ध तो आप देखे ही थे। तो इसलिए उनको साम्राज्य की जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने का संभवतः अवसर नहीं मिल पाया था, लेकिन इन्हें अवसर मिला और इन्होंने इसको व्यवस्थित किया। तो विभिन्न पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। अब इनके साम्राज्य क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र है? तो साम्राज्य क्षेत्र में समुद्रगुप्त के समय जो था वो है पूरा। साथ में यह जो बेल्ट है आपका इनके साथ आके मिल गया, गुजरात और काठियावाड़ वाला क्षेत्र। असम भी इनके पास है अभी। वहाँ तिरुभुक्ति बंगाल का एक प्रांत है जहाँ पर इन्होंने अपने छोटे पुत्र गोविंद गुप्त को नियुक्त किया था। कुमार गुप्त के छोटे भाई हैं, तो गोविंद गुप्त की नियुक्ति का प्रमाण वहाँ से, उल्लेख वहाँ से मिलता है। तो वो क्षेत्र भी इनके शासनकाल में रहा। यहाँ आप ये क्षेत्र देख ही रहे हैं, मध्य भारत पर इनका अधिकार रहा ही होगा। विभिन्न पदाधिकारियों और इनके साम्राज्य सीमा के विषय में एक अभिलेख और है, वो है मेहरौली लौह स्तंभ लेख। मेहरौली लौह स्तंभ लेख। यह मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो है, इस पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं 3 पंक्तियों में, कि यह जो जिस शासक का वर्णन इसमें किया जा रहा है, आज के दिल्ली में यह है कुतुब मीनार के पास। पहले संभवतः ब्यास नदी के तट पे था, जिसे दिल्ली के शासकों ने यहाँ पर लाकर स्थापित किया था दिल्ली में। तो इस पर जो 3 पंक्तियों में जो उल्लेख है शासक का, उसमें कहा गया है कि इसने बंगाल में एक शत्रुओं के संघ को पराजित किया था। साथ में यह बहलिक क्षेत्र में अपने शत्रुओं को पराजित किया था और इसके प्रताप से दक्षिण का समुद्र तट सुवासित हो रहा था। और यह वैष्णव मतानुयायी था। इसने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित कराया था। तो ये इस शासक का नाम नहीं, शासक का नाम सिर्फ चंद्र मिलता है। तो चंद्र नामक शासक ने क्या किया था, इसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि यह बंगाल में शत्रुओं के संघ को पराजित किया था। दूसरा कहा गया है कि बहलिक प्रदेश की विजय किया था। बहलिक प्रदेश की विजय। तीसरा कहा जा रहा है कि इसके प्रताप से दक्षिण का समुद्र तट सुवासित हो रहा था। चौथा कहा जा रहा है कि यह वैष्णव मतानुयायी था और क्या करता था, इसने विष्णु पर्वत पर
विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित कराया था, विष्णु ध्वज स्थापित कराया था। ठीक, तो विष्णु ध्वज स्थापित कराया है। इस चंद्र नामक शासन, विभिन्न चंद्र नामधारी जो शासक हैं प्राचीन इतिहास में, उन सब से तुलना करने का प्रयास इतिहासकारों ने किया, लेकिन सबसे सटीक जो ये विशेषताओं को धारण करता है शासक, वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बंगाल में शत्रुओं के संघ को पराजित किया था। आप देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल पर शासन समुद्रगुप्त का ही था, पूर्वी बंगाल पर समुद्रगुप्त का शासन नहीं था। क्योंकि आपने जो समुद्रगुप्त द्वारा आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में जिन शासकों को देखा था, उसमें एक चंद्रवर्मा नामक शासक भी था, जो कि पश्चिमी बंगाल का शासक था। वहाँ से एक अभिलेख भी इसका मिला हुआ है। दूसरा, उत्तरी बंगाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ उत्तरी बंगाल का उल्लेख है। तिरुभुक्ति प्रांत, तिरुभुक्ति जो क्षेत्र है, यह उत्तरी बंगाल का क्षेत्र है। तो तिरुभुक्ति प्रांत में इनका जो प्रांतपति है, इनका पुत्र गोविंदगुप्त थे। इनके जो छोटे पुत्र थे, कुमारगुप्त के भाई गोविंदगुप्त को वहाँ प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यानी उत्तरी बंगाल की भी इन्होंने विजय की थी। साथ में समुद्रगुप्त के समय आपने देखा था कि समतट बंगाल वाला क्षेत्र, डवाक कामरूप, ये असम वाला क्षेत्र था। ये इन शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। हो सकता है रामगुप्त की अवस्था के समय ये शासक स्वतंत्र होने का प्रयास किए हों और ये लोग मिलकर अपना एक संघ बनाए हों। इसी संघ को पराजित संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो यहाँ जो संघ है वो इन्हीं शासकों का संघ रहा होगा। वहलिक प्रदेश, रामायण और महाभारत में व्यास नदी का जो तट है, व्यास नदी के जो समवर्ती क्षेत्र हैं, उसे वहलिक प्रदेश बोला गया है। हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ वल्क होता है, वल्क यानी बैक्टीरिया, वल्क यानी बैक्टीरिया। लेकिन प्राचीन भारतीय साहित्य में, रामायण और महाभारत में वहलिक प्रदेश का प्रयोग व्यास नदी के तटीय क्षेत्रों के संदर्भ में किया गया है। जब भरत को बुलाने के लिए भेजा गया था तो वह दूत वहलिक प्रदेश से ही होके गया था, इस तरह की चर्चा है। तो यह व्यास नदी तट के आसपास का क्षेत्र है। और आप जानते हैं कि कुषाणों का जो शासन था, उधर से सैसन्य ईरानी शासक इनको इधर की तरफ, ईरानी शासकों के दबाव से ये इधर की तरफ चले आए थे। इधर से तो खदेड़े ही गए थे, इधर आकर यही पंजाब वाले क्षेत्र में ये बस गए थे। हालांकि ये समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किए थे, लेकिन संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी, जब शकों का यह उपद्रव चल रहा था, तो उस समय ये संभवतः जो कुषाण शासक हैं, ये स्वतंत्र होने का प्रयास किए होंगे। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को इस क्षेत्र पर अभियान करने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। तीसरी बात कही जा रही है, दक्षिण का समुद्र तट सुवासित हो रहा था। आपने देखा कदम्ब वंश के साथ इनके वैवाहिक संबंध हैं और कालिदास को इन्होंने राजदूत बना के भेजा था। कालिदास लौट के आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ का राजा काकुस्वर्मन जो है वो भोग विलास में लिप्त हैं और शासन आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। यानी वहाँ भी इनका, इसका मतलब यही है कि वहाँ इनका प्रभाव था, तो इस प्रभाव को इंगित कर रहा है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही संदर्भ में है। वैष्णव मत अनुयायी हैं, परम भागवत की उपाय धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से वैष्णव मत अनुयायी हैं। तो ये चारों शर्तें चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मैच करती हैं, इसलिए मेहरौली स्तंभ लेख को चंद्रगुप्त का स्तंभ लेख माना जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारियों का जो उल्लेख है, गुप्त प्रशासन के ये निर्माता माने जाते हैं। तो विभिन्न पदाधिकारियों का इनके अभिलेखों और सिक्कों पर उल्लेख है, जिसमें आपके शांति विग्रहिक, महादंडनायक, ऐसे ही आपके कुमारामात्य, रणभंडागारिक, इस तरह के पदाधिकारियों का उल्लेख है। तो इनको जो है डिटेल में हम लोग करेंगे
जब गुप्त प्रशासन किया जाएगा तो वहाँ गुप्त प्रशासन की बात होगी। यहाँ सिर्फ ये जानिए कि इनके अभिलेखों और सिक्कों पर विभिन्न पदाधिकारियों का उल्लेख है। 2-3 पदाधिकारियों के नाम जो बहुत ही चर्चित हैं उसमें आपने देखा कि उदयगिरी लेख से वीरसेन और सांची लेख से आम्रकार्दव का उल्लेख हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। फाहियान आया था लगभग 399 ईस्वी में। फाहियान इनके राज्य में आया था और यह मध्य भारत का विवरण देता है। मध्य भारत का विवरण इसने किस प्रकार दिया? उसने कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही शांतिप्रिय हैं, ईमानदार हैं। ये लोग अपनी संपत्ति को ऐसे ही बिना कोई कांटेक्ट किए छोड़ के चले जाते हैं। इन्हें न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ का शासक बिना मृत्युदंड और कठोर दंड दिए हुए शासन करता है। यहाँ के लोग लहसुन प्याज आदि नहीं खाते हैं, सदाचारी हैं, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह के वह क्षेत्र इस तरह के लोगों की बात करता है। और इस तरह के लोगों की कल्पना कब की जा सकती है? जब साम्राज्य में बहुत ही शांति व्यवस्था बहुत अच्छी हो, तभी इस तरह की कल्पना की जा सकती है, जहां लोगों को न्यायालय में जाने की आवश्यकता न महसूस होती हो या कठोर दंडों का प्रावधान न हो। कठोर दंडों का प्रावधान कब किया जाता है? कठोर दंडों का प्रावधान तभी किया जाता है जब अपराध बहुत होते हों। जब अपराध हो ही नहीं रहा हो तो वहाँ कठोर दंड नहीं, प्रावधान नहीं किया जाता है। गुप्त काल में आपने देखा मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन यहाँ मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। यहाँ जो है दाहिना हाथ, राजद्रोह के संदर्भ में दाहिना हाथ काट लेने का प्रावधान था। तो इस तरह की स्थिति, ऐसी स्थिति की बात रघुवंश में कालिदास भी करते हैं। वो कहते हैं कि एक बुढ़िया अपने माथे पे सोने की टोकरी लेके चली जाए तो भी कोई नहीं पूछता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से हवा को भी ये साहस नहीं होता है कि छत पर सोती हुई जो कन्याएं हैं, यौनाएं हैं, उनको स्पर्श कर सके, तो उनके आभूषणों को कौन छू सकता है? तो इस तरह की शासन व्यवस्था, इस तरह के प्रशासन की हनक थी कि हवा भी उनके वस्त्रों को स्पर्श नहीं कर सकती थी। तो ये शासन व्यवस्था, इस प्रकार के शांति व्यवस्था का उल्लेख इनके समय में मिलता है। इनके समय में जो माना जाता है कि इनके काल में 9 रत्न थे। 9 रत्नों की पहली बार बात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ही मानी जाती है। ये विभिन्न क्षेत्रों से थे। 9 रत्नों में आपके कालिदास स्वयं हैं, अमर सिंह हैं, बर्रुचि हैं, वराहमिहिर हैं, छपड़क हैं, शंकु हैं, घटकरपर हैं। तो ये लोग आपके 9 रत्न हैं। एक 9 रत्नों की बात आपके अकबर के समय होगी और पहले 9 रत्न की बात यहाँ हो रही है। अमर सिंह कहते हैं कि यहाँ जो है विद्वत, एक उज्जैनी में एक विद्वत परिषद थी। उज्जैनी में एक विद्वत परिषद थी और उस विद्वत परिषद में क्या होता था? विभिन्न कवियों की परीक्षा ली जाती थी, जिसमें कालिदास की भी परीक्षा हुई थी। उसमें चंद्रगुप्त का भी नाम मिलता है। संभवतः चंद्रगुप्त भी लेखन कार्य करते हों, तो इसकी भी परीक्षा होती थी। तो इनके काल में विद्वत परिषद का उल्लेख मिलता है। और ये कहाँ थी? उज्जैनी में। इनकी राजधानी जो है, चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र है और दूसरा जो केंद्र है वह उज्जैनी है। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है। आपने जैसा देखा कि पाटली पूर्वाधीश्वर भी इनकी एक उपाधि है। तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है और दूसरा जो प्रशासन का प्रमुख केंद्र है वो है उज्जैनी। और उज्जैनी, इस तरह का उज्जैनी बहुत ही यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत उन्नति हुई थी और इसे कोटधीश्वर, यहाँ के लोगों को कोटधीश्वर बोला गया है।
यानी यहाँ के लोग करोड़पति थे। तो यह आर्थिक और प्रशासकीय केंद्र भी उज्जैनी था। इसी संदर्भ में 9 रत्नों की बात की जाती है। इनके 9 रत्नों में जो है आपके कालिदास, अमर सिंह, वररुचि, वराहमिहिर, धनवंतरी, छपड़क, शंकु, घट, करपर, कितने हुए? तो 9 ये 9 रत्न है। अभी नहीं हुए 9? छपड़क, धनवंतरी, कालिदास, अमर सिंह, वररुचि, वराहमिहिर, धनवंतरी, छपड़क, शंकु, घटकरपर और एक इनके जो, अच्छा चलिए अभी ध्यान आएगा। इन लोगों के विषय में तो आप जानते ही हैं, कालिदास और अमर सिंह के विषय में। ये दोनों लोग, ये एक तरह से अमरकोश इनका प्रमुख ग्रंथ है, यानी ये शब्दकोश इन्होंने रचा। कालिदास के अनेक ग्रंथ हैं, इनकी बात साहित्य में होगी। वररुचि जो है ये भी एक विद्वान है। वराहमिहिर ये भी, इनकी भी अनेक कृतियां हैं, जिसमें आप बृहत संहिता वगैरह देखा था आपने शकों के संदर्भ में। धनवंतरी ये इनके चिकित्सक हैं। बेताल भट्ट, बेताल भट्ट भी इनके 9 रत्नों में शामिल हैं। छपड़क जो हैं ये भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवक्ता थे। शंकु जो हैं ये आपके एक तरह से स्थापत्य कला के संदर्भ में इन्हें आप मान लें, तो इस समय के संदर्भ में अभियंता कह सकते हैं। वास्तुकार हैं, वास्तुकार, ठीक। क्या नहीं, आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट 9 रत्नों में नहीं है। आर्यभट्ट को 9 रत्नों में नहीं शामिल किया जाता इनके। तो 9 रत्न 9 हो गए ना, 9 तो हो गए। कालिदास, अमर सिंह, वररुचि, वराहमिहिर, धनवंतरी, छपड़क, शंकु, घटकरपर और बेताल भट्ट। 9 हो गए 9 रत्न। आर्यभट्ट इनमें 9 रत्न में शामिल नहीं किए जाते हैं। आर्यभट्ट का शासनकाल ही बहुत निश्चित नहीं है। घटकरपर ये जो हैं आपके कूटनीतिज्ञ हैं। बेताल भट्ट ये जो है आपके तंत्र मंत्र जानते थे। तो ये इनके 9 रत्न है, ठीक। तो इन 9 रत्नों को ध्यान रखिएगा। कभी कभी 9 रत्नों को पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन कालिदास का 9 रत्न नहीं है। तो कालिदास के जो 9 रत्न हैं वो ये हैं। विकल्प में आप नहीं की तलाश कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से एक सवाल आपको अमूमन मिलता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में हम लोगों को अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में इनका जो योगदान है उसको प्रशासनिक और आर्थिक में किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो क्या देखा कि इन्होंने वैवाहिक संबंधों को, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का एक माध्यम बनाया। 3 वंशों के साथ वैवाहिक संबंध है। नागवंश के साथ इनकी जो राजमहिषी हैं कुबेर नागा, खुद ही नाग कुल की कन्या है। और प्रभावती गुप्ता की वो क्या है, प्रभावती गुप्ता की
माता भी हैं। प्रभावती गुप्ता खुद ही उल्लेख करती हैं कि वे नागकुल में उत्पन्न हुई थी, नागकुल संभुता की बात करती हैं। दूसरा जो कुल है आपका वाकाटक वंश है। तीसरा आपका कदम वंश है। कदम वंश में विवाह की जानकारी तालगुंड अभिलेख से मिलती है। तालगुंड अभिलेख कदम्बों का है, काकुत्स वर्मन का अभिलेख है। ठीक, और इसी विवाह से संबंधित कालिदास के वहाँ राजदूत बन के जाने की जो बात है वह 2 ग्रंथों में उल्लिखित है, भोज का श्रृंगार प्रकाश और क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा में। शकों को पराजित इन्होंने किया था। शकों को पराजित करने संबंधी जो प्रमाण है उसको आपने देखा। 2 प्रकार के प्रमाण हैं, एक सिक्के प्रमाण है और सिक्के, हालांकि दोनों सिक्के प्रमाण हैं। एक में तो चांदी का सिक्का और दूसरा जो सिंहनिहत्ता प्रकार का सिक्का है। चांदी का सिक्का जारी करने वाले पहले शासक हैं गुप्त वंश में, और यह सिक्का सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र के लिए, काठीवाड़ा और गुजरात क्षेत्र के लिए जारी किया गया था, अन्य क्षेत्र में नहीं चलता था। मध्य भारत में चांदी के सिक्के को जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम है। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का माना जा रहा है कि मिला है, लेकिन अभी इतिहासकारों द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक इतिहासकारों द्वारा इस बात को नहीं मान लिया जाता है तब तक चंद्रगुप्त द्वितीय ही पहले गुप्त शासक हैं जिन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। इनके समय में आपने मेहरौली स्तंभलेख जो देखा, लौह स्तंभलेख, मेहरौली लौह स्तंभलेख में आपने क्या देखा कि यह स्तंभलेख है कहाँ? स्तंभलेख वर्तमान में आपके दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है, लोहे का है, इस पे जंग नहीं लगा है। तो किस तरह की पॉलिश की गई है कि अभी जंग नहीं लगा है, तो उस समय की तकनीकी कला का भी यह एक अच्छा प्रमाण है। साथ में इसमें 4 जो विशेषताएं बताई गई हैं, जिस शासक की चंद्र नाम से उसका उल्लेख है, उस शासक की विशेषताओं को आप ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न ये बनता है कि मेहरौली स्तंभलेख पे निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक, इनकी उपाधियों को आपने देखा। इनकी जो उपाधियां हैं, जैसे देवराज की उपाधि, यह सांची अभिलेख में उल्लिखित है। वैसे ही आपकी राजाधिराजर्षि की जो उपाधि है वो उदयगिरी लेख में उल्लिखित है। वैसे ही इनकी उपाधि विक्रमादित्य उपाधि इन्होंने शकों के पर अधिकार करने के उपरांत धारण किया था। तो देवराज, देवश्री, इस तरह की उपाधियाँ। नरेंद्र चंद्र, सिक्कों पे इनकी उपाधियाँ हैं। विक्रमादित्य, विक्रम, इस तरह की इनकी उपाधियाँ। परम भागवत महाराजधिराज, तो परम भागवत महाराजधिराज तो अन्य शासकों की भी उपाधियाँ मिलती हैं। इनकी जो यूनिक उपाधियाँ हैं वो आपकी देव वाली है और आपके नरेंद्र चंद्र वाली है। ठीक, तो इनकी यूनिक उपाधियाँ विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र और देवराज और देवर्षि या देवश्री वाली जो उपाधियाँ हैं, इनकी यूनिक उपाधियाँ हैं। इन्होंने विभिन्न सोने के सिक्के जारी किए। सिक्कों की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रकारों को अगर जानना हो तो प्रकारों के विषय में यहाँ बता दें कि इन्होंने अनेक प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें आपका जो एक सिक्का बहुत ही प्रचलित था, धनुर्धारी प्रकार सर्वाधिक प्रचलित ही था। उसके बाद इनका सिक्का जो है सिंहनिहंता प्रकार का है, छत्रधारी प्रकार का है, ध्वजधारी प्रकार का है, पर्यंक प्रकार का। यही शासक हैं जिन्होंने पर्यंक प्रकार का सिक्का जारी किया। एक शासक और पीछे मिल चुके हैं पर्यंक प्रकार के सिक्का जारी करने वाले, वो हैं हुबिस्क। कुषाण शासकों में हुबिस्क का एक सिक्का मिलता है जिसपे वो संभवतः पलंग पे झुका हुआ दिखाया गया है। तो पलंग पे बैठे हुए इन्हीं का सिक्का मिलता है। पर्यंक प्रकार, 2 पर्यंक प्रकार के सिक्के हैं, एक में अकेले बैठे हुए हैं और दूसरे सिक्के में राजा रानी दोनों को एक साथ बैठे हुए आमने सामने दिखाया गया है। तो पर्यंक प्रकार के सिक्के हैं इनके। अश्वमेघ यज्ञ के विषय में एक विवाद है इनके विषय में। बिहार से एक अश्व मिला है, पाषाण अश्व, जिस पर चंद्र गु लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह अश्व जो बना है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, इसीलिए इस यज्ञ का उल्लेख हुआ है। यह यज्ञ को इंगित कर रहा है। लेकिन इस संदर्भ में अन्य कोई प्रमाण नहीं है, तो अभी तक यह नहीं माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया था। अभी तक आपके समुद्रगुप्त अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, क्योंकि उनका अश्वमेघ प्रकार का सिक्का मिल चुका है। इनका अश्वमेघ प्रकार का सिक्का भी नहीं है, अश्वरोही प्रकार का सिक्का है, लेकिन अश्वमेघ प्रकार का सिक्का इनका नहीं है। तो इसलिए इन्हें अश्वमेघ कर्ता नहीं माना जाता है अभी तक। इनके
इन नवरत्नों को ध्यान रखिएगा, कालिदास, अमर सिंह, वररुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, घटकड़पर और बेताल भट्ट। विक्रमादित्य की जो उपाधि है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में पहले शासक कौन है? पहले शासक आप विक्रमादित्य, विक्रम और आदित्य दो शब्दों से मिलकर बना है। आदित्य का मतलब सूर्य होता है और विक्रम का आप तेज जानते ही हैं। तो विक्रम और आदित्य शब्द से दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहली उपाधि धारण करने वाला मालव गण का शासक था जिसने शकों को पराजित किया था। और संयोग देखिए कि उसने भी शकों को पराजित करके मालवा क्षेत्र से शकों को भगा दिया था, मथुरा में आ गए थे, तब उसने विक्रम की उपाधि धारण की थी और विक्रम संवत चलाया था। और ये भी शकों को पराजित करके ये उपाधि धारण करते हैं। अब तक कुल भारतीय इतिहास में 14 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके हैं और सबसे अंतिम जो शासक है वो हेमू ने यह उपाधि धारण की थी। अकबर के समय, अकबर के पहले उसने जब अधिकार किया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो पहले आपके मालवा के विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की गई थी, तो वो तिथि, वो हालांकि वो इनडायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा, तब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि यह उपाधि 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। किसने? विक्रमादित्य ने। तो विक्रम संवत जब चलाया था तो उसी समय आप इस उपाधि को मान सकते हैं। तो अगर इस तरह से अप्रत्यक्ष या घुमा के थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि कब भारतीय किसी शासक द्वारा धारण की गई थी, तो उसे आप 57 ईसा पूर्व कहेंगे, कह सकते हैं। तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में जो बातें हैं, कालिदास ने इनकी प्रशंसा में जो बात कही थी कि रात्रि चांदनी वाली तभी कही जाती है, बिना हजारों लाखों तारे हों लेकिन तारों से रात चांदनी वाली नहीं कही जाती है। रात चांदनी वाली किससे कही जाती है? चंद्रमा के कारण कही जाती है। वैसे ही हजारों राजा इस पृथ्वी पर हैं लेकिन पृथ्वी राजवंती कहलाई इसी से, राजवंती यानी राजा वाली, इसी से कहलाई। ठीक, तो अब फिर हम लोग कुमारगुप्त को देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।